गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रोगों का समूहीकरण। आप लोग जानते हो कि अध्याय 13 हमारा स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं, उसी के आगे का टॉपिक है ये रोगों का समूहीकरण। तो आप लोग देखे होंगे कि कई बार हमें चोट लगती है या फिर हमें घाव या हमारे शरीर में कहीं पर घाव हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कई बार जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे क्या है, साइकिल से गिरते हैं तो चोट लग जाती है, या फिर कोई बच्चा खेलते हुए गिर जाता है तो उसे चोट लग जाती है। तो कई ऐसी चोटें जो हैं जो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिन्हें ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है, यानी लंबा समय लगता है। तो हम देख रहे हैं कि रोगों का जो समूहीकरण है उसको अवधि काल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका तीव्र रोग और दूसरा है दीर्घकालिक रोग। तो आइए जानते हैं कि तीव्र रोग किसे कहते हैं। तो तीव्र रोग के अंतर्गत आएंगे ऐसे रोग जो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, या फिर जब हम उसको इलाज करवाते हैं या उपचार करवाते हैं तो उपचार करवाते दौरान वो क्या हो जाता है, वो रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके तीव्र रोग के अंतर्गत आएंगे। इस तीव्र रोग यानी जो हमें उपचार कराते वक्त जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, वो तीव्र रोग के अंतर्गत आ रहा है। इस तीव्र रोग का शरीर पर यानी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सामान्य बुखार हो गया या जुकाम हो गया, ये किसके उदाहरण है, आपके तीव्र रोग के। तो दूसरा देखिए, दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं। तो दीर्घकालिक रोग के अंतर्गत क्या आएंगे, ऐसे रोग जिन्हें ठीक होने में बहुत अधिक लंबा समय लगता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं लेना चाहूंगी टीबी रोग। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे टीबी जो रोग है वो क्या है, बहुत लंबे समय तक चलता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है यानी किसी व्यक्ति को टीबी रोग हो गया है तो क्या होगा, इस टीबी रोग से वो लंबे समय से ग्रसित रहता है, तो जिसके कारण उसका शरीर का वजन जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, सांस फूलने लगता है या उसे बहुत जल्दी थकान महसूस होता है। तो ये ऐसे रोग किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी लक्षण किसके हैं, दीर्घकालिक रोग के हैं। ये उदाहरण जो है लिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि तीव्र रोग किसे कहते हैं और दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसी बातें भी हैं जो तीव्र रोग है वो किसका, दीर्घकालिक रोग का भी रूप ले सकता है। कैसे ले सकता है, जैसे हमें मान लो खांसी सर्दी या जुकाम है तो वो क्या है, उसका सही समय पर अगर हम इलाज ना करवाएं या उसकी जांचें ना करवाएं या फिर हमें सही समय पर इस बीमारी की जानकारी नहीं होगी तो वो क्या होगा, आगे चल के दीर्घकालिक रोग का रूप ले लेगा। जैसे हमें जुकाम और खांसी है तो वो अगर सही समय में उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, अगर पता नहीं चलेगा तो वो क्या है, आगे दमा का रूप ले लेगा, यानी वो दीर्घकालिक रोग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आप लोग को दीर्घकालिक रोग और तीव्र रोग समझ में ही आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे रोग के कारक। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि रोग कई कारणों से होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पर दो कारण दिए हुए हैं, तात्कालिक कारण और क्या कारण, सहायक कारण। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं किसी इलाके के बच्चे की बात कर रही हूँ। तो एक इलाके का छोटा सा बच्चा है जो क्या है, मान लो जब वो दस्त रोग से पीड़ित है, ठीक है, तो इसका कारण क्या है, दूषित जल का उपयोग किया है उन लोगों ने, या फिर उस बच्चे ने दूषित पानी पिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसे दस्त होना प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर दूषित जल में उपस्थित जो विषाणु है जिसके कारण वो बच्चा किस रोग से पीड़ित है, दस्त से। तो यहाँ पर जो है पानी में जो उपस्थित यानी दूषित जल में जो उपस्थित विषाणु है, तो ये क्या हो गया, इसका तात्कालिक कारण हो गया। अब बात वो आ गई कि छोटा जो बच्चा है वो दस्त रोग से तो पीड़ित है, वो दूषित जल पीने से, लेकिन वही उसी इलाके के जो और अन्य बच्चे हैं उन्होंने भी वही दूषित जल पिया है, लेकिन वो उसे क्या हुआ, उसे कुछ भी नहीं हुआ, उन बच्चों को कुछ भी रोग नहीं हुआ। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि जो छोटा बच्चा है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कम है,
यानी उसे रोगों की लड़ने की जो क्षमता है उसके शरीर में वो क्या है, कम है, जिसके कारण वो क्या हुआ, विषाणु के संपर्क में आया और उसे दस्त होने लगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, अब वो बच्चा जिसका क्या है, इम्यून पावर यानी इम्यूनिटी पावर जो है वो क्या है, कम है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या है उसका कम है, इसलिए वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया। लेकिन उसी इलाके के जो और अन्य बच्चे दूषित जल का सेवन किए हैं उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण और भी हो सकता है कुछ। अब दूसरा कारण, जो छोटा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है दस्त रोग से, उसका एक और कारण हो सकता है उसे संतुलित भोजन यानी पौष्टिक भोजन ना मिला होगा। मतलब जितनी मात्रा में उसे पौष्टिक आहार की जरूरत होगी वो पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन उसे नहीं मिल पाया होगा, जिसके कारण वो क्या हो सकता है, बीमार हो गया है। या ये भी हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले जो गुण होते हैं, मतलब गुणों में विभिन्नता, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुणों में विभिन्नता, यानी कई ऐसे लक्षण या बीमारी होते हैं जो माता पिता से बच्चों को होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को। जैसे दादा दादी को डिसीज है कुछ प्रकार का, तो वो किसको होंगे, उसके पापा को हो जाएंगे, जैसे बच्चे के, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, और हो सकता है उसके माता पिता के द्वारा उस बच्चे को हो गया। तो इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुणों में विभिन्नता के कारण भी हो सकता है, या फिर उसको उचित मात्रा में पौष्टिक आहार जो चाहिए भोजन में वो ना मिला होगा, इसके कारण भी वो बीमार पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले जो गुण हैं वो गुणों में विभिन्नता, या फिर पौष्टिक आहार का अभाव, तो इसके बिना अगर विषाणु नहीं है तो वो दस्त से पीड़ित नहीं होगा, यानी उसे दस्त रोग नहीं होगा बिना विषाणु के। तो यहाँ पर हम ये देखने वाली बात है कि रोग के दो कारण पढ़े थे, एक तात्कालिक और सहायक कारण। तो तात्कालिक कारण आपका जो विषाणु है दूषित जल में उपस्थित है वो विषाणु के कारण है तात्कालिक कारण, और सहायक कारण क्या है, ये संतुलित भोजन न मिल पाने के कारण, या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुणों की विभिन्नता के कारण। तो ये दो कारण हो सकते हैं। आगे देखेंगे कि संक्रामक रोग एवं कारक। अब यहाँ पर हमने रोगों का समूहीकरण किसके आधार पर, अवधिकाल के आधार पर देखें तो अवधिकाल के अलावा भी रोगों को और दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग एवं कारक, और दूसरा है असंक्रामक रोग एवं कारक। तो आइए जानते हैं कि संक्रामक रोग एवं कारक क्या है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में बता दूं मैं कि जैसे एक व्यक्ति से, मतलब कोई रोगी व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को अगर वो रोग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, संक्रामक रोग। जैसे हमने अभी मैंने बताया कि जो छोटा सा जो बच्चा है वो दस्त रोग से पीड़ित था, ठीक है, और वो दस्त रोग से पीड़ित होने का कारण क्या था, तात्कालिक कारण विषाणु जल में उपस्थित। इसके अलावा जैसे और भी कुछ है, जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोमा, कृमि, ये बहुत जल्दी तीव्र गति से मतलब रोग फैलाने वाले कारक हैं, यानी ये रोगों के फैलने के तात्कालिक कारण है। तो इन्हीं कारकों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है, इन सभी कारकों के माध्यम से, यानी मैंने अभी क्या क्या बताया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, कवक, इन कारकों से अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो वो उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति अगर उस रोग से पीड़ित हो जाए, यदि स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है रोगी व्यक्ति के, तो उसको रोग हो जाता है। तो ये क्या है, संक्रामक रोग है। इसके अलावा जैसे आपका टीबी हो गया, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, त्वचा हो गया, ये सभी संक्रामक रोग के उदाहरण है। अभी आप लोग देख रहे हो कि हमारा पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप सभी लोग जान रहे हो, ठीक है, तो इससे परिचित भी हो। तो ये भी एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। आप लोग देख रहे हो कि ये अगर व्यक्ति को हो जाए तो ये दूसरे व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आता है, उसके आसपास रहता है, तो वो क्या हो जाता है, वो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाता है। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, मतलब जो बीमारी चल रही है, वो मेन एग्जाम्पल आपका वही है कोरोना वायरस। ये भी संक्रामक रोग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा पढ़ेंगे असंक्रामक रोग एवं कारक। तो अब आगे देखते हैं असंक्रामक रोग एवं कारक।
तो असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ये क्या होगा, अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति भी आता है तो उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती या उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या कहलाता है? असंक्रामक रोग कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया का बीमारी है, या फिर उसको कैंसर है, या फिर कोई अनुवांशिक रोग है, तो वो उस रोग से तो व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन उसके आसपास रहने वाले या उसके पास रहने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये क्या कहलाएगा? आपका असंक्रामक रोग कहलाएगा। आगे देखते हैं रोग फैलने के साधन। तो आप लोग देखते होंगे कि जनरली कहा जाता है कि जो रोगी मतलब जो कोई व्यक्ति है वो बीमार है तो उससे दूर रहने की हिदायत दी जाती है जनरली, कि उससे दूर रहो, नहीं तो आप भी इस संक्रमण से मतलब इस रोग से संक्रमित हो जाओगे। तो आप देखोगे कि संक्रामक रोग के जो जीव हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी न किसी माध्यम से, जैसे क्या है लैंगिक संपर्क से, वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से या भोजन के माध्यम से किसी भी प्रकार से ये संक्रमित कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूं कि जो तपेदिक और क्या है निमोनिया जो रोग है वो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है, जैसे निमोनिया हो गया या तपेदिक है, तो वो खांसता या छींकता है, तो उसके खांसने और छींकने से जो लार निकलता है, यानी उस लार में क्या होता है, उस जीवाणु या विषाणु होते हैं, जिसके बाहर आने से वो हवा के माध्यम से क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो ये भी आपके क्या है, संक्रामक रोग है और ये रोग फैलने के साधन भी हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अंग विशिष्ट तथा उतक अभिव्यक्ति। आप सभी जानते हो कि रोग जो है हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से या भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म जीव है जो रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, हवा के माध्यम से अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो कैसे, जैसे नाक के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं तो वो हमारे फेफड़ों को संक्रमित करेंगे। अगर वो हड्डियों तक पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, अस्थियों को कमजोर बना देते हैं, यानी अस्थियों का क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर मुंह के द्वारा वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी आहार नाल में, तो क्या होता है, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस विषाणु जो है वो यकृत में पहुंचकर पीलिया रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो एड्स है वो क्या करता है, हमारे शरीर की जो लसिका ग्रंथियां हैं उसमें रोग फैलाता है। मलेरिया मच्छर के काटने से आप लोग को पता है मलेरिया रोग होता है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और यकृत में पहुंचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रवेश करने के बाद शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो क्या है, संक्रामक रोग के जो विशिष्ट प्रभाव हैं आप लोग देखोगे, उसका एक और भी कारण है जो इस बात पर निर्भर करता है, किस पर, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर निर्भर करता है। जैसे हमें क्या होता है, कोई रोग होता है यानी हमारे शरीर में प्रवेश करने लगता है, तो उस समय जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है यानी इम्यून सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अगर हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी अगर मतलब होने वाली है तो उस समय अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हुआ तो क्या होगा, उस सूक्ष्म जीव जो हमें हानि पहुंचाती है, जो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करते हैं, उसके आसपास अनेक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जो उस रोग उत्पन्न करने वाले क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या है, जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट कर देते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर को दर्द हो रहा है या फिर फूल रहा है या फिर और कुछ चीजें हो रही हैं, वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण या विषाणु के कारण, तो वहां पर जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करता है, उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए अनेक कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिनके कारण उनको क्या कर देते हैं,
उस हानिकारक सूक्ष्म जीवों को वो नष्ट कर देता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो। आगे देखोगे रोकथाम एवं उपचार। तो आप इसके दो कारण है, रोगों के प्रभाव को कम करके और रोगों के कारक को नष्ट करके। तो यहाँ पर जो संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए दो कारक यहाँ पर उपलब्ध है। पहला क्या है आपका, रोग के प्रभाव को कम करके, और दूसरा है रोग के कारक को नष्ट करके। तो पहला तरीका ये है कि लक्षणों के आधार पर, जैसे कोई डॉक्टर जो है हम उसके पास जाते हैं तो क्या पूछते हैं, हमारी बीमारी के बारे में पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, या फीवर आ रहा है तो कब से आ रहा है, या फिर खांसी है तो कब से खांसी आ रही है, सर्दी है तो कितने दिनों से सर्दी है, ऐसा जनरली क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद उस लक्षण के आधार पर डॉक्टर जो हमें क्या करते हैं, मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं या मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा कि लक्षणों के आधार पर हम दवाई लेते हैं, तो क्या होता है कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, हाँ, जो हमें रोग है, उसके बाद फिर से वो क्या हो जाता है, दोबारा कुछ दिनों के अंतराल में फिर से वही रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मतलब लेना चाहूंगी, कोई संक्रमण से हमें किसी भी प्रकार का बुखार हुआ है, फीवर है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक लक्षण के आधार पर मेडिसिन लेंगे कि हमें इतने दिनों से फीवर है, हम उसको उस दवाई को अप्लाई करते हैं 2 से 3 दिनों के बाद, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा फीवर मतलब बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर 2-3 दिनों के गैप में फिर से फीवर आने लगता है। तो ये किस कारण से होता है, वो संक्रामक रोग के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए रहते, इस वजह से। अब दूसरा तरीका ये है कि हम लक्षणों के आधार पर तो इसमें क्या कर सकते, दवाई अप्लाई करते हैं, तो उससे कुछ दिनों के ठीक होने के बाद फिर से दोबारा हमें वही बीमारी दिखाई देने लगती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में फीवर को बताया। ठीक है, अब दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि हम उसकी जांच कराएं। मतलब आप लोग जाते हो तो ब्लड टेस्ट वगैरह लिखते हैं डॉक्टर, तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसके बाद क्या बीमारी है पता चलता है, उसके हिसाब से वो दवाई देते हैं। जैसे हमने ब्लड टेस्ट कराया मलेरिया रोग का, तो मलेरिया अगर रोग उसमें उस ब्लड टेस्ट में अगर पता है, तो वो जो डॉक्टर है वो हमें क्या देगा, मलेरिया रोग की जो दवाई है, जितने भी मेडिसिन है, जितने दिन की डोज है, उसको वो देगा। फिर उस जांच करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम उस डोज को कम्प्लीटली पूरा तरीके से, जितने दिनों की डोज है उसको खाते हैं, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। इन दो तरीकों से हम, इस प्रकार आप लोग देख रहे हो कि संक्रामक रोग के उपचार के 2 उपाय, ठीक है, हमने पढ़ा उसके बारे में। आगे जो हमारा टॉपिक है वो रोगों से बचाव। तो रोगों से बचाव के लिए हमें स्वच्छ वातावरण से शुरुआत करनी चाहिए, यानी हमारे जो आसपास के वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही हमारे घर की साफ सफाई में भी हमें ध्यान देना चाहिए, यानी घर भी साफ सुथरा हो, गंदगी मुक्त हो। हम जहाँ रहते हैं उस आसपास के एरिया भी क्या होंगे, गंदगी मुक्त होने चाहिए। साथ ही हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, और क्या है, व्यायाम भी करना चाहिए। इस प्रकार से हम ये सब करेंगे तो हम रोगों से बच जाएंगे। इसका सीधा प्रभाव हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर भी निर्भर करता है। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो हम क्या करेंगे, लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, इसके लिए एक और मतलब रोगों से बचाने के लिए हमें क्या करते हैं, टीके भी लगते हैं। टीकाकरण का आपने नाम सुना ही होगा। तो ये टीके क्यों लगाए जाते हैं, हमें, ताकि हमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है अध्याय 13 हमारा स्वास्थ्य, ये पूरा होता है। ये जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है। तो आप लोग इसका नोट्स जो भेजूंगी पीडीएफ के माध्यम से, उसको आप लोग बायो की कॉपी में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।